So, first of all, most welcome to Dawn Times. तो जनाब, as I have told you earlier, even in WhatsApp communities, ठीक है। तो जनाब, आज MOD का सरप्राइज नोटिफिकेशन आया, ठीक है। और उसके बाद सोशल मीडिया पे ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि जनाब, इन लोगों ने हमारे साथ मतलब ये किस तरह का गेम खेला, क्योंकि 2024 का जो पुराना सिलेबस था, तकरीबन 2-3 महीनों से काफ़ी स्टूडेंट्स लगे हुए थे पुराने सिलेबस पे। तो मैंने खुद भी अभी तक जो क्लासेस आप लोगों के साथ ली, टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी उसी पैटर्न पे क्लासेस ली। लेकिन मैं हमेशा से इस बात पे यकीन रखता हूँ, क्योंकि आई माई सेल्फ बिजी मोस्ट ऑफ द टाइम इन एक्सटेंसिव स्टडीज़। तो अगर आप लोग CSS के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए इसमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि CSS में भी मैथ्स है, CSS में भी एवरीडे साइंस है, CSS में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे भी मैथमेटिक्स में भी जो 10 to 15 मार्क्स का पोर्शन होता है, वो भी इस दफ़ा इसमें शामिल है। तो इसी वजह से मतलब मुश्किल तो मुझे नहीं लगता कि इतना इसमें कोई खास है। लेकिन उन लोगों के लिए डेफिनेटली मुश्किल है जो लोग रट्टा लगाते हैं, या जिन लोगों का वो कहते हैं ना कि दिमाग से कुन जहन है, जिसका IQ लेवल मतलब डिक्लाइन में है। बाकी जो जहीन है, जो लोग सोचते हैं, मुझे लगता है कि इस दफ़ा वही लोग क्वालिफाई होंगे। बाकी होना भी ऐसे लोग चाहिए कि जिनका दिमाग काम करता है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, टेंटेटिव का मतलब यही है कि आप लोगों का जो MPT समझे सिंपल, तो वो है 11 या 12 अप्रैल को। वैसे इसमें तो मल्टीपल कैडर्स है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का 11 को है, कुछ का 12 अप्रैल को है, ठीक है। हमेशा से आपको पता होना चाहिए कि ये APSC नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखा है। इसका आजकल डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है। इसके अलावा ये मिनिस्ट्री कहाँ पे मौजूद है? पिंडी में मौजूद है, ठीक है। वहाँ पे वैसे भी ISPR बाकी GH की वो मल्टीपल चीज़ें आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। इसके अलावा जनाब, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो APSC में भी आजकल 0.25 मार्किंग के हिसाब से डिडक्शन होगी। आपको पता होना चाहिए कि 2022 और 24 में जो हमने एग्ज़ाम दिया था, उसमें 200 MCQs थे, सब इंस्पेक्टर में 100 MCQs थे। लेकिन उस टाइम अगर आप लोगों का लेट सपोज 150 140 के अबव स्कोर आ जाता, तो आप मेरिट में इन होते। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है, तो जनाब आप खुद से अंदाज़ा लगा लें, ठीक है। उस टाइम भी आपको पता चल जाता है कि आपको आता है या नहीं। लेकिन ये जो हम कहते हैं ना कि ब्लाइंड मार्किंग, तुक्का लगाना, वो कंसेप्ट तकरीबन अभी ख़त्म हुआ, क्योंकि ये जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसमें अगर आप लोग तुक्का लगाओगे तो डेफिनेटली जो आप लोगों ने ठीक भी किए होंगे, उसमें से भी आप लोगों का मतलब फजूल में नंबर कटेंगे। तो अगेन इस दफ़ा वाकई एक डायलेमा टाइप सिचुएशन है। एनी हाउ, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो मैंने 2 दफ़ा जब एग्ज़ाम दिया था, एक दफ़ा G6 इस्लामाबाद में टेस्ट था, एक दफ़ा पिंडी में था। मतलब दो थे एक दिन पे। एक कायद आजम हॉस्पिटल के पास वो जो GT रोड है, वहाँ पे एक कॉलेज में था। नेक्स्ट टेस्ट पिंडी में आर्मी मेडिकल कॉलेज, अगर आप लोगों ने किसी ने देखा है पिंडी इस्लामाबाद में, जो लोग एसोसिएटेड है वहाँ से, उनको पता होगा। तो शायद इस्लामाबाद में होगा, या आप लोगों ने जिस जिस सेंटर को स्पेसिफाई किया हुआ है अकॉर्डिंगली वहाँ पे होगा। तो बताने का मतलब है कि ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा रोल नंबर स्लिप, बाकी वो चीज़ें डेफिनेटली, CNIC, ये चीज़ें तो बेसिक है, इसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगेन, हमेशा से कहता हूँ कि ये इंटेलिजेंस वालों का ही एग्ज़ाम है। तो आप लोग तो कुछ उल्टा सीधा सोच भी नहीं सकते, ठीक है। अपनी जहानत पे, अपने काबिलियत पे आगे जा सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल है। आई डोंट वांट टू वेस्ट यूर प्रीशियस टाइम। खुद से भी आप लोग देख सकते हैं, हमारे काम था सिलेबस के साथ। मैंने इसलिए 2-3 मिनट इजाफी बात की, ताकि बाकी कैंडिडेट्स भी क्लास में इन हो, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे। अगेन, बैक टू टॉपिक। तो मैंने आना है सीरियल नंबर 3 पे, AD का। तो जनाब, आप लोग यहाँ पे जस्ट देख सकते हैं, इन लोगों ने यहाँ पे भी कंफ्यूजन बनाए है गेट का। माई सेल्फ बताते चलूँ, मैंने कई दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ के MPhil के लिए भी एग्ज़ाम्स दी है, बट ड्यू टू CSS आई डिडंट मतलब MPhil PhD की तरफ मैं ना गया।
द थिंग इज के गेट का टेस्ट होता है, आप लोगों के लिए भी एक सजेशन है। गेट टेस्ट आप लोग वैसे भी दे, एनटीएस का हर मंथ में आता है। लेट सपोज आप लोगों ने क्वालिफाई किया, 50 स्कोर आप लोगों ने किया, तो पाकिस्तान के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोग एम पीएचडी के लिए यू कैन अप्लाई, ठीक है। सर सारा एनटीएस वालों का इनका भी है, यस एग्जैक्टली कुछ ऑलमोस्ट यही है। लेकिन प्लीज, मैंने बताया ना कि ये ऊपर क्या लिखा है, मॉनेस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो डिफेंस वालों का वो एनटीएस वालों से भी वो कहते हैं ना कि 10 कदम आगे है, इनका सोच कुछ और है। आप लोग देख सकते हैं कि भाई कौन एक हफ्ता बाद एग्जाम है, उन लोगों ने आज नोटिफाई किया, ताकि भाई स्टूडेंट्स को अनइंटेंशनली वो लोग स्ट्रेस में डाले। मैं प्लीज़, अभी बात किसी और तरफ चले जाएगी, लेकिन जस्ट 1 मिनट के लिए बताते चलूँ कि जिस दिन हमने खुद एग्ज़ाम दिया था रिटर्न पार्ट, उस टाइम इमरान खान शायद उसके हवाले से कुछ डर न था। इस्लामाबाद पिंडी के तमाम रोड्स बंद थे उस दिन, बाइक या राइड वगैरह सब कुछ ब्लॉक थे, नेट बिल्कुल डिसरप्शन था। और मैं उस टाइम G11 से जा रहा था डीएचए तक। आप लोग देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में डीएचए बिल्कुल आगे रवात के नज़दीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर 10 किलोमीटर के बाद, 5 किलोमीटर के बाद वहाँ पे कंटेनर्स लगे थे। हम इतने जलालत से मुश्किल से एग्जाम में पहुँच गए थे। जब हम एग्ज़ाम में गए, एग्जामिनर ने कहा कि यू मस्ट क्लेप फॉर योर सेल्फ। हमने कहा कि भाई किस खुशी में? बताया कि भाई आप लोगों ने करके दिखाया कि इतने जलालत में, इतने मुश्किल से आप लोग एग्जाम के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो एजेंट्स होंगे, आप लोग तो मुल्क के, मतलब आपका काम है एस्पियोनेज एंड सो ऑन। तो बताया कि भाई आज के दिन जिन लोगों ने वैसे कहा कि जो टेस्ट क्वालिफाई किया या अभी तक आप लोग एग्जाम में आ गए, इसका मतलब है कि आप लोगों में पैशन भी है, और आप लोग जानते हैं कि भाई किस तरह रास्ता निकालना है, काम निकालना है। बताने का मतलब है कि वो लोग इस हद तक सोचते हैं, ठीक है। उन लोगों को भी पता था कि भाई आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन उन्होंने फिर भी एग्जाम को पोस्टपोन नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि भाई जिस तरह के भी हालात हो, आपको पता है कि इंटेलिजेंस वाले अपना काम करते हैं। तो अगेन इट्स अ फर्स्ट स्टेज, ये आप लोगों का मेंटल एग्जाम है, इसी वजह से एक हफ्ते पहले नोटिफिकेशन किया। ये लोग चाहते तो 2 महीने पहले भी ये चीज़ें हमें बता सकते थे, ठीक है। तो आपने एनटीएस का बताया, मैंने इसलिए आपको रिस्पॉन्स किया। अगेन करंट अफेयर का बताते चलूँ, वैसे सिलेबस में तो 5 इयर्स का होता है एपीएससी का। मेरे पास 3 साल के हैं। तो कल से इंशाल्लाह मैंने 2-2 3-3 घंटे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना है। जो हमारे साथ पेड स्टूडेंट है उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैंने जस्ट कुछ लिमिटेड फी रखा है, जिसको डेटा चाहिए सो दे कैन एक्सेस अस। उसके अलावा एवरीडे सेंस, तो प्लीज़ आप लोगों का जो सीएसएस का सिलेबस है वैसे उसको भी एक दफ़ा आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन इसमें वाटरमन, लिपिड्स, प्रोटीन्स, डिजीजेस, इस तरह की चीज़ें ये लोग पूछते हैं। अगेन आप लोग यहाँ पे अगर देख ले उर्दू का, तो ये वैसे 22 में भी यही था, इससे पहले भी एग्जाम्स में ये लोग इसके हवाले से पूछते। ग्रामर पार्ट मैंने खुद आप लोगों को ये चीज़ें आगे बतानी है। डेटा आई विल प्रोवाइड, क्लासेस भी लेनी है, लेकिन एक हफ्ता टाइम बाकी है। तो मेरे लिए भी ये चीज़ नहीं है, काफ़ी चीज़ें आप लोगों के लिए भी, बट स्टिल वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। तो आप लोग A to Z ग्रामर देख ले, मैंने खुद नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा उर्दू में गज़ल किसने लिखा, फर्स्ट बाबाई उर्दू कौन है, इस तरह के मक्ता मतला, ये चीज़ें जितने भी है आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उर्दू के हवाले से जो मतलब 200-220 तक एमसीक्यूज़ है, ठीक है। फर्स्ट नावल निगार कौन था, ड्रामा निगार कौन था, इस तरह की चीज़ें आप लोगों से वो लोग पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, तो अगेन मैंने इस के एंड पे बताया है। अभी अगर आप लोग सिलेबस देख ले तो ये लोग तो ये भी बता सकते कि भाई लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन से चीज़ें होंगी। बट अगेन वो लोग चाहते कि आप लोग के लिए जलालत हो, आप वो लोग चाहते कि आप खुद गूगल पे जाए, टीचर से पूछे, या कुछ चीज़ों का आपको पता चले, कुछ चीज़ों का आपको पता ना चले। अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि इसका लेवल जो है ना वो पीएससी से चेंज है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक ऑर्डिनरी एग्जाम, आप पीपीएससी के पीपीएससी या एफपीएससी। मैं हमेशा से कहता हूँ कि एमओडी का जो स्टाइल है, जो एग्ज़ाम है, जो जॉब है, वो बाकी जॉब से चेंज है, ठीक है।
इसके अलावा जनाब आप लोग नीचे देख सकते हैं, ये तो मैंने पहले भी आप लोगों के सामने इसको एडवर्टाइज किया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि सर एडीएसएफ का किया होगा, तो जनाब एडीएसएफ का 24 एंड 25 को कंफर्म है। इंशाल्लाह 12 डेट के बाद एडीएसएफ के हवाले से वही सिलेबस है। तो आप लोगों के साथ मैंने जितनी क्लासेस दी, इंग्लिश, बाकी जीके, करंट अफेयर, तो अल्लाह पाक आप लोगों का मेहनत ज़ाया नहीं करेगा। वो तमाम डेटा चीज़ें आप लोगों को एडीएसएफ में हेल्प देगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं जनाब, इस स्लाइड को आप लोग देख लें। हमेशा से मैं कहता हूँ कि अच्छा, किसी का सवाल है? उमेर साहब, आपकी बात ठीक है, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखी है। तो इफ़ यू डोंट माइंड, तो जो मैं समझाता हूँ आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख लें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो अगेन गेट, जनरल, करंट अफेयर्स, सेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग। बाकी जो आप लोग जो रिकमेंडेड किताबें हैं गेट का या बाकी, तो उसमें मतलब 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत रेलेवेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट वन है। मैंने इस पे कुछ एक्सरसाइजेज एंड पे नोट भी की है, जैसा कि नंबर सीरीज को आप लोग देख ले, कोडिंग एंड डिकोडिंग को देख ले, ठीक है। यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताना था। नंबरिंग सीरीज आपको पता है, सीएसएस में भी इस पे वो लोग पूछते हैं, इवन एमपीटी में आजकल सीएसएस के एमपीटी में भी ये पूछते हैं, केपीपीएमएस के एमपीटी में भी। ये तो आसान है। अच्छा, इसमें भी कंसेप्ट्स हैं। कल या परसों क्लास में बताऊंगा कि भाई हाउ यू हैव टू सॉल्व नंबर सीरीज। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, अगेन ये क्वेश्चन कई दफ़ा एनटीएस में भी आते हैं। मैंने खुद 2017 में उस टाइम केपी से चूंकि हमारा ताल्लुक है, तो उस टाइम ज़िले के सतह पे, डिस्ट्रिक्ट के सतह पे इन्विजिलेटर्स के लिए एक टेस्ट उन लोगों ने रखा था एनटीएस में। टू बी ऑनेस्ट मैंने टॉप किया था अपने ज़िले से, सवाबी से। तो मैंने खुद 2 साल एनटीएस में भी जॉब किया हुआ है एज ए इन्विजिलेटर। उस टाइम हमें 1,000 तक पैसे मिलते थे एक टेस्ट के। आई वॉज टू यंग एट दैट टाइम, बट स्टिल ये चीज़ें तब से मतलब मैं देखता हूँ। तो अगेन ब्लड रिलेशंस पे क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे ये कुछ मैथमेटिकल स्टाइल क्वेश्चन है। इसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा एनालॉजीज, लॉजिकल पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस। ये 10 ऐसे डोमेन्स हैं। आप वैसे भी यूट्यूब पे रैंडम इस पे चीज़ें देख सकते हैं, बट अगेन इसमें आप कुछ स्टडी करें या ना, आपका अपना दिमाग इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि जितना आप इस पे सोचेंगे तो मुझे लगता है कि उतना आप लोग सेफ साइड पे रहेंगे। बाकी आप खुद देख ले, इसमें कोई मेमोराइजेशन का कुछ लेना देना है ही नहीं। तो उसी दिन एग्ज़ाम के हाल में आप लोगों ने अपने दिमाग से काम लेना है, ठीक है, एंड यू हैव टू लॉजिकली सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये 10 ऐसे डोमेन्स हैं जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे जाना हो, पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए भी जाना हो, तो आजकल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी जब टेस्ट होते हैं ना लॉजिकली, यही चीज़ें वो लोग देखते हैं। तो इस दफ़ा भी एमओडी वालों ने वही गेम खेला सब स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये 10 ऐसे डोमेन्स है, मुझे लगता है कि इन पे अगर आप लोगों ने ऑनेस्टी के साथ काम किया, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों का कुछ ना कुछ बन जाएगा। द सेकंड थिंग इज कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए भी मुश्किल है, लेकिन पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें मुश्किल है। तो आप लोग फिर सेफ साइड कहाँ पे रहेंगे? तो सेफ साइड जनाब आपका उर्दू पार्ट है। करंट अफेयर तो डॉन टाइम्स में तो आपको पता है कि लास्ट मतलब यू कैन से कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कब से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग तो इस बात के विटनेस है कि हम डेली बेसिस पे वहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए वहाँ पे मतलब हम डालते हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों से किसी भी जगह पे वो पूछ सकते हैं। मैंने जैसा कि आज आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान ने कब ऑपरेशन ज़र्ब लिल हक को लंच किया, एग्जैक्टली आज आप देख सकते हैं। द सेकंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसराइल ने या यूएस ने कब ईरान पे अटैक किया,
इसराइल ने कब लेबनान पे अटैक किया, ये तो आजकल के वाकयात है। मिडल ईस्ट के कौन कौन से बेसिस हैं। इसके अलावा रीसेंट पास्ट में जो मेजर इवेंट्स हैं, उनके डेट्स, उनके हवाले से आप लोगों के पास चीज़ें होनी चाहिए। तो अगेन, करंट अफेयर का तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक सेफ जोन है, एवरीडे सेंस। ये भी एक ऐसा जोन है कि बिल्कुल सेफ है, इसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये अगेन कंसेप्ट के साथ साथ आप लोग रट्टा भी लगाए तो अगेन यू विल डू इट। मिसाल के तौर पे मैं पूछ लूँ कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कौन से हैं। इस वाइटामिन के हवाले से भी हमने कई दफ़ा पोल्स एंड क्विजेस बनाए हैं। कौन सा वाइटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होता, सनशाइन वाइटामिन किसे कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा वाइटामिन है, वाइटामिन ए। वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से वाइटामिन है, वाइटामिन बी 6 का क्या फंक्शन है, बी 12 का क्या फंक्शन है। ठीक है। तो इसके हवाले से विल डिस्कस, बट ये तीन एक ऐसे डोमेन्स है कि मुझे लगता है कि ये तो आपके पास वैसे भी नॉलेज होगा, होना भी चाहिए। अभी कंसेप्ट किया है तो आपका आधा टेस्ट मुझे लगता है कि 100 तक, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ गेट एंड लॉजिकल रीजनिंग। लेट सपोज ये भी हम निकाले तो आप लोगों को तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। लेट सपोज अगर ये 5 डोमेन्स है, एक एक डोमेन से लेट सपोज वो 40 एमसीक्यूज बनाएंगे, तो अगेन 80 एमसीक्यूज तो आप लोगों का इन दोनों डोमेन से बनेंगे, लॉजिकल से एंड गेट से। बाकी 40 इससे, 40 इससे बनेंगे, 40 इससे। हम अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पास्ट एग्जामिनेशंस। तो जनाब आप लोग देख ले कि 8 एमसीक्यूज है। अभी आप इसमें अपने आप को देख ले कि हाउ मच कैपेबल यू आर। तो उसके बाद जनाब लेट सपोज आपने इसमें 40 भी ठीक किया, ठीक है। बाकी इसमें से आप लोग लेट सपोज आप लोगों ने 30 30 30 एमसीक्यूज भी ठीक किया। लेट सपोज आप लोगों ने 200 में से 150 या 140 तक या 130 तक भी करेक्ट किया। डू यू थिंक यू विल बी ऑन अ सेफर साइड? तो इसका इस दफ़ा कुछ अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये दोनों डोमेन्स ऐसे हैं कि सबके लिए मुश्किल होंगे। ठीक है। अभी आते हम गेट जनरल में एंड लॉजिकल रीजनिंग में फिर क्या फ़र्क है। तो अगर आप गूगल पे भी देख लें या आप रिकमेंडेड बुक्स में भी देख लें। अच्छा, शायद किसी का सवाल है। अच्छा। अच्छा, भाई आपने कंप्यूटर साइंस का लगाया है, मैंने आपको स्टार्ट में शायद बताया, या आपने लेट ज्वाइन किया। ये मैंने एडी का स्पेसिफिक बताया। एमओडी में मल्टीपल कैडर्स है, एनालिस्ट का अपना है। बाकी आपने वो एडवर्टाइजमेंट अगर देखा हो तो उसमें मल्टीपल कैडर्स के लिए अपना अपना सिलेबस है। ये मैंने स्पेसिफिकली एडी का मतलब आई वांट टू डिस्कस। बाकी सब इंस्पेक्टर का भी ऑलमोस्ट यही होगा। लास्ट टाइम भी कंप्यूटर साइंस एडिशनल था, बाकी सिलेबस 85% सिलेबस सेम था। ठीक है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो एंड पे आप पूछ ले, या क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड। आप लोगों को यहाँ पे देख लिए रीजनिंग, तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेनेशन लिखा है। अभी इसमें 3 चीज़ें शामिल है। ठीक है। जनाब आप लोग इसमें प्लीज़ देख ले। कुछ लोग एनालिटिकल को लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं, यूट्यूब पे मल्टीपल यूट्यूबर, बट कोई मसला नहीं है। आपको तो ये पता होना चाहिए कि रीजनिंग किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्बल रीजनिंग। अभी उन्होंने तो सिलेबस में एज इट इज इंग्लिश का तो नहीं लिखा, लेकिन उन लोगों का तो मर्जी है, क्योंकि रीजनिंग में तो कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो अगेन वोकेबलरी का, इसके अलावा जनाब पैसेज का। पैसेज तो लास्ट टाइम भी 24 में भी 22 में भी उनसे पहले भी पैसेज आया है, पास्ट में भी। तो मुझे लगता है तो ये यहाँ से कंफर्म एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, तो आप लोगों को एनालॉजीज का पता होना चाहिए, व्हाट इज एनालॉजीज। उसके बाद जनाब आप लोगों को रिलेशन का, वो मैं आगे नीचे भी आप लोगों को मैंने 2 3 स्लाइड ऐड किए हुए हैं, वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा।
तो इंग्लिश का तो डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन प्लीज ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। बाकी वो लोग बाउंड नहीं है, उन्होंने आपको एक डोमेन लिखा, उनकी मर्जी है, अंदर वो लोग जो भी आपसे पूछ ले, नो वन कैन चैलेंज। ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग को आप देख ले, क्या लिखा है, टेस्ट यूर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड सॉल्व पजल्स और आर्गुमेंट्स। अभी वो जैसा भी आपको क्वेश्चन दे, यू हैव टू सॉल्व। मैं आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ बताते चलूँ कि लास्ट टाइम जो एग्जाम था, तकरीबन 3, मतलब यू कैन से कि 3 घंटे 20 मिनट का एग्ज़ाम था। बाकी हमारे सामने एक हॉल था, वहाँ पे प्रोजेक्टर्स लगे हुए थे, बिल्कुल 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट का एक एक टेस्ट होता था, कभी 60 क्वेश्चन, कभी 25। एक टेस्ट था 60 क्वेश्चंस थे, हार्डली 12 मिनट्स थे। एक नेक्स्ट टेस्ट था, उसमें 7 मिनट्स थे, 25 क्वेश्चंस थे। इस तरह के वो आपको क्वेश्चन देते हैं, वो भी प्रोजेक्टर्स पे। आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपका 1 सेकंड भी ज़ाया हो, क्योंकि मतलब ऑटोमेटिकली वो आपका प्रोजेक्टर क्लोज हो जाता है। तो बताने का मतलब है कि ये वही चीज़ें हैं कि सॉल्व पजल्स और आर्गुमेंट्स। तो वो आपको कोई भी इशू देता है, आपसे पूछता है कि व्हाट यू विल डू। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल है, अगर आपको कहे कि रात के 3 बजे आपको बलूचिस्तान में, लेट सपोज केच का एक इलाका है, वहां पे आपको भेजना है। वहां पे आपको पता है कि वहां पे कोई मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी है, और आपको ये भी पता है कि आपकी जान को खतरा है, यू आर एट रिस्क, व्हाट यू विल डू। मिसाल के तौर पे तो भाई उस टाइम आपने जो भी रिस्पॉन्स किया, वो लोग यही देखते हैं कि भाई हाउ यू विल रिस्पॉन्ड, व्हाट यू विल डू। आप लोगों ने अगर एफएससी के वक्त में आईएसएसबी को मतलब लेट सपोज अटेम्प्ट किया हो, मैंने खुद भी एक दफ़ा किया है, मेरे भाई ने 2 दफ़ा क्वालिफाई किया हुआ है। बेसिकली वो नेवी में था, बट अभी वापस आया है। बताने का मतलब है कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है। अगेन इसमें आपका दिमाग चलेगा, प्रायर प्रिपरेशन होनी चाहिए, नो डाउट, बट उसी टाइम आपने जो भी किया, वो उन लोगों ने वही चीज देखना है। लास्ट वन, एनालिटिकल रीजनिंग। अभी आप यहाँ पे देख ले लास्ट पार्ट में, एनालिटिकल में क्या लिखा है। तो जनाब एनालिटिकल में लिखा है कि इन्वॉल्व्स डीपर थिंकिंग, ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट्स एंड फाइंडिंग लॉजिकल सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। मैं आपको एक इशू देता हूं, आजकल ईरान का यूएस का मसला है। वो लोग लेट सपोज इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप लोगों ने एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर दोनों का इशू सॉल्व करना है। न ईरान बात मानने को तैयार है, न यूएस। व्हाट यू विल डू बाय पुटिंग पाकिस्तान इंटरेस्ट फर्स्ट। भाई वो लोग राजी हो या ना हो, लेकिन भाई आपने पाकिस्तान के लिए मतलब कौन से बेनिफिट को देखना है, कौन से बेनिफिट को तलाश करना है। ठीक है। तो इसके लिए दिमाग चाहिए, और बाकी उन लोगों को चूज करना है जिनके पास ये एबिलिटी हो कि भाई प्रॉब्लम्स तो सब स्टूडेंट्स को पता है, बट सोल्यूशन किसके पास है, उन लोगों ने ये भी देखना है। तो खुद आपके सिलेबस में भी लिखा है कि डीपर थिंकिंग, जिसको मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, मतलब आपके दिमाग में तूफान होना चाहिए आइडियाज का। तो ये था आपका जनाब रीजनिंग का पार्ट। हो सके वो वर्बल में पूछ ले, हो सके वो लॉजिकल में पूछ ले, हो सके वो एनालिटिकल में पूछ ले। पूछना तो उन लोगों ने है। ठीक है। तो ये जो आपके ऊपर का है ना कि गेट, तो गेट के टेस्ट में भी यही होता है। तो यही था आपका पूरा सिलेबस, उन लोगों ने जस्ट कुछ अल्फाज दिए थे। बाकी गूगल से एआई से आप लोगों को मल्टीपल लोग बहुत कुछ कहेंगे। मैंने खुद इंटीज में 2 साल जॉब किया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। बस आप लोगों के सामने है। बाकी 24 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो वो भी आप लोगों के सामने है। बहुत कुछ लोग आपको कहेंगे, बट मेरा जो काम है विद ऑनेस्टी वो मैंने आप लोगों के सामने पुट किया। अभी ये आप लोग इससे प्रिंट आउट निकालें। अभी कल से इंशाल्लाह इसके हवाले से मुझसे जितना हो सकता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फैसिलिटेट यू। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके फौरन बाद वी विल शिफ्ट ऑन एडीएसएफ।
लेकिन इंशाल्लाह इनसे आप लोगों को इस दफ़ा इतना हेल्प मिलेगा कि पाकिस्तान का कोई भी आगे एग्ज़ाम हो, वो एटलीस्ट इनसे मुश्किल नहीं होगा, होगा भी तो आसान होगा। सो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। बाकी राइट इंफॉर्मेशन मैंने आप तक कन्वे की। आगे देखते हैं कि व्हाट वी विल डू। उसके बाद जनाब आगे किया है किसी का सवाल। उमेर खान। अच्छा। मैं अगर आपको लॉजिकली रीजनिंग पोर्शन में फेल होंगे तो हाँ, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इसका भी एक जवाब है मेरे पास। आपको पता है ये जो एमओडी का एग्ज़ाम है ना, इसमें आपको हर पोर्शन का अपना अपना वेटेज है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लॉजिकल पार्ट आता है, आपको ना करंट अफेयर का पता, ना आपको उर्दू का पता, ना आपको साइंस का पता। तो ये भी इनजस्टिस है। बाकी ये लोगों ने तो ये भी एक मिथ बनाया हुआ है कि सीएसएस में प्रेसे के पेपर में अगर आपने प्रेसे गलत लिखा तो बाकी आपका पूरा पेपर फेल हो जाएगा। मैं कसम से ये बात कहता हूँ कि मैंने सीएसएस में भी प्रेसे क्वालिफाई किया, पीएमएस में भी क्वालिफाई किया, एमओडी में भी क्वालिफाई किया, मल्टीपल वन पेपर एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए। मैंने तो जब खुद क्वालिफाई किया तो भाई मैं बाकी लोगों को का किया आपको रेफरेंस दूंगा। अगेन ये इंटरनल सिस्टम है। आपकी बात 10 to 20% तक ठीक हो सकती है कि भाई आपको कुछ भी पता ना हो, शायद वो आप लोगों को फेल कर दे। उन्होंने कुछ अपने सॉफ्टवेयर में कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट अगेन एमओडी वालों का मुझे लगता है कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब को भी पता नहीं होगा कि भाई व्हाट आर दे डूइंग, क्योंकि ये इंटरनल एग्जाम है, कंप्यूटर बेस होता है। जो इसका जो स्क्रीनिंग एंड नेक्स्ट एग्जाम्स, लास्ट टाइम तो डेफिनेटली स्क्रीनिंग पार्ट रिटन था, मतलब पेपर था। इस दफा नहीं पता कि व्हाट दे विल डू। बट आप लोगों ने आईएसएसबी का तो देखा है एफएससी में, तो ऐसे आईएसएसबी में तो आर्मी चीफ का भी नहीं चलता, वो तो खुद आपने जो कुछ भी है आपके सामने। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपका एग्जाम कभी भी पास नहीं होगा। लेट सपोज अगर आपने एक पार्ट को भी कंप्रोमाइज किया, लेट सपोज आप मुझे बता दो, वैसे लॉजिकल बात है ना कि अगर आपका करंट भी उतना ठीक नहीं है, साइंस भी लेट सपोज आपका ठीक है, लेकिन गेट जनरल में आपके 40 एमसीक्यूज है, लॉजिकल में भी आपके 40 एमसीक्यूज बनते हैं, तो भाई बाकी स्टूडेंट्स को तो ये आएंगे ना। तो डेफिनेटली उन्होंने तो केपी का एक ही सीट है एडी का, तो भाई वो बंदा सेलेक्ट होगा जो सबसे कॉम्पिटेंट होगा। बाकी बंदे को ये तमाम के तमाम आते हो लेकिन उतना नहीं जितना द फर्स्ट वन। एंड मैं हमेशा से कहता हूँ इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे अच्छा होगा वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, आपकी बात शायद ठीक हो सकती है, बट आपने तमाम के तमाम पोर्शन को वेटेज देना है। इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो आपको भी ये मैं सजेशन दूंगा भाई कि आपने तमाम के तमाम डोमेन्स पे फोकस करना है, ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी मेरा एक दोस्त से नाम नहीं लेना चाहता अभी भी, ही इज़ अ सर्विंग ऑफिसर इन डॉन टाइम्स, ठीक है। वो जब मैं क्लास लेता हूँ या जो भी चीज़ें मैं डालता हूँ, बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ सीएसएस में था सिंस 2020। अभी भी शाम के वक्त आई वॉज डिस्कसिंग विद हिम दीज थिंग्स। तो आप लोगों को यकीन होना चाहिए कि आप लोगों के भाई, आप लोगों के सीनियर इसी प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद है। आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए एक दफ़ा, मैं खुद इस प्लेटफॉर्म से फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों की इंटरव्यूज़ उसके साथ आई विल कंडक्ट। मैंने खुद भी क्वालिफाई किया हुआ है, बट ही इज़ ऑन अ वेरी गुड पोजीशन, ठीक है। वो 6 साल से ऑन जॉब है। तो वो चीज़ें जो अंदर डिपार्टमेंट के लोग हैं, दोस्त थे, उनसे हम मिलते हैं, वी डिस्कस। टुमारो अगेन आई विल विजिट इस्लामाबाद, उनसे फिर मिलना है। सो चिल करें, बाकी जो आपका सिलेबस है उन पे फोकस करें इंशाल्लाह। अभी आता हूँ मैं आप लोगों को आगे। लेट सपोज आपको लिखा है कि ब्रेन टेस्ट। अब ये एक सिंपल फार्मूला है, आप लोगों ने बख्तस जम का नाम तो सुना होगा, बोर्ड मास का ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है। अभी इस क्वेश्चन को अगर कोई बंदा आम टिपिकल वे में सॉल्व करे, हो सके उसका भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड है, एक प्रोटोकॉल है, बोर्ड मास से या बख्तस जम से। तो सिंपल 1 मिनट लगेगा इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्डमास फार्मूला। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट वन, वर्बल एनालॉजीज, ये तो बिल्कुल आसान है। पेन से हम लिखते हैं तो नाइफ से, आपको पता है व्हाट वी आर डूइंग बाय नाइफ।
नाइफ से हम, आपको पता है, तो आप देख ले, शूट, कट, शार्प, वेजिटेबल। अभी आप खुद सोच ले कि नाइफ से आप क्या काम करते हैं। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जवाब क्या है। आगे इस तरह के सवालात पूछेंगे। अभी आप मुझे बताओ कि इसमें, मैं तो क्लासेस लूंगा आगे दिनों में, लेकिन आपको खुद सोचना है कि भाई पेन का काम लिखाई है, बाकी टूथ ब्रश से हम क्या करते हैं, कलम से हम क्या करते हैं, मोबाइल का क्या काम है। इस तरह के सवालात पूछेंगे। उसके बाद आप लोग देख ले, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो अगेन आप यहाँ पे देख ले, 2, 5, 9, 16, 27, 45 एंड सो ऑन। अभी आप लोगों ने, मैंने कल के क्लास में ये समझाना है, इस तरह की सीरीज में चार टिप्स है। आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो चीज़ें देखनी है। कभी कभी स्क्वायर रूट हम लेते हैं, कभी कभी क्यूब रूट हम लेते हैं। ये पांच ही टेक्निक्स है, उनको आप अप्लाई करें, आपका जवाब आ जाएगा। लेट्स सपोज 2 और 3 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 3, 5 एंड 9, 4, 3 + 4 7। अभी आप इसमें देख ले, 9 एंड 16 में देख ले, 16 एंड 27 में देख ले। इस तरह के चीज़ें आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। बट अगेन इसके कुछ टिप्स है, वो आप एक दफ़ा दिमाग में रख के इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोगों को बताते चलूँ कि मुझे ये बताओ, कैंडल वैक्स, ठीक है, पेपर, तो आप मुझे बताओ कि पल्प, यहाँ पे शायद मैंने लिखा है पल्प, PULP। अभी मुझे आप बताओ कि आप लोगों ने हनी बी का वैक्स तो देखा होगा, या वैसे जो हम छोटे थे ना, घर पे हम कैंडल्स मतलब जलाते थे, या आज भी बर्थडेज में आप लोग देखते हैं कैंडल, या मस्जिद या इस तरह के चर्चेज में भी आप लोग कैंडल देखते हैं। बट अगेन वैक्स किस चीज़ से बने हैं, या कैंडल किस चीज़ से बना है, आप उसको उलट बनाए। पेपर किस चीज से बना है, पल्प से। पल्प किस चीज से बना है। इस तरह के आपसे सवालात पूछेंगे, लेकिन अगेन आप लोगों ने इसके दरमियान प्रोपोर्शन को देखना है। इसका इसके साथ लिंक बनाना है, इसका इसके साथ लिंक बनाना है। इस पे 5-10 सवालात होंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन लॉजिकल है, आप लोगों ने खुद अपने दिमाग से काम लेना है। आगे आप देख ले जनाब। अभी मैंने जो सवाल आपसे पूछा कि इफ टुडे इज मंडे, इफ आज जुम्मा था ना, सो इफ टुडे इज फ्राइडे, व्हाट विल बी द डे एग्जैक्टली। ये 40 दिन लिखा है, लेट सपोज मैंने उसको 50 लिखना है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि चल, 1 मिनट का टाइम है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसमें अगेन ये एक डेमो क्लास है, बट मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 40 लिखा है, एक हफ्ते में कितने डेज है, 7। मल्टीप्लाई, डिवाइड दिस, आप इसको तकसीम करें। अच्छा, इसमें आप लोगों ने लॉजिकल कंक्लूजन पे भी आना होता है। कंक्लूजन का जो हिस्सा है, लेट सपोज यहाँ पे 5 आया है, तो आप लोग फिर यहाँ पे देख ले, ठीक है, कि लेट सपोज अगर यहाँ पे हमने लिखा है कि मंडे, तो उसके साथ एंड पे क्या आया है, जवाब क्या है, 5, या ऊपर आप देख ले 5। तो मंडे के साथ व्हेन यू काउंट डाउन 5, तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अभी यही, इसके अलावा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनेंगे। आप लोगों ने शायद NTS के टेस्ट में या इस तरह के एग्जाम्स में देखे होंगे, कजन्स के हवाले से, मतलब फादर के हवाले से, फैमिली के हवाले से, सिबलिंग निबलिंग्स के हवाले से, वो लोग पूछते हैं। उसके लिए एक सिंपल लॉजिक यही है ना, कि आप लोग हमेशा डायग्राम के हेल्प से या प्रॉपर लिखे बॉक्सेस बनाएं, या लाइंस बनाएं, उस पे अपना अपना लिखे। उनसे आपका ये काम बहुत सुकून से हो जाएगा। लेकिन अगेन ये मैंने आप लोगों को जस्ट एक टिप दिया। इस तरह के चीज़ें वो पूछेंगे। मैंने आप लोगों को एक मिसाल दिया, इनसे आप 50 सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये मैंने आपको बताया, तो मुझे बताओ कि इसमें क्या मुश्किल है। माशाल्लाह आप लोग तो CSS के स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत ज़हीन हैं। मैं ऑनेस्टी के साथ बताता चलूँ, आप लोगों का हो जाएगा। बाकी पूरे पाकिस्तान से ये लोग एग्जाम्स देते हैं, इसमें तो बाकी डिग्रीज के भी लोग होते हैं जिनका CSS PMS के साथ कुछ लेना देना नहीं होता। तो इंशाल्लाह आप लोगों का हो जाएगा। बट यू मस्ट बी पैशनेट एंड मोटिवेटेड। उसके बाद जनाब आगे आप लोग देख सकते हैं, ये गेट का जो सिलेबस है ना, इसके हवाले से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताते चलूँ। पेपर वुड से बनाएं, नो डाउट। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, लेट सपोज
बैट किस चीज से बना है? बैट, क्रिकेट का जो बैट है वो भी वुड से बना है। पेपर भी आपको पता है वुड से ही बना है। ठीक है, फिर आगे पेपर के भी टाइप से, फिर आगे पल्प किसे कहते हैं। बट अगेन इस क्लास के लिए मैं आप लोगों को, मैंने जस्ट आप लोगों को एक बर्ड्स आई व्यू दिया कि इस तरह आप लोगों ने लिखना है। ये तो मैंने रैंडम स्लाइड आप लोगों के लिए इसलिए पुट की ताकि जस्ट आप लोगों को बताते चलूँ कि इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। बाकी कल से अकॉर्डिंग टू द मेंशन्ड सिलेबस इंशाल्लाह वी विल मेक। बाकी ये स्लाइड मैंने जस्ट कॉपी की है ताकि आप लोगों को बताऊं कि ये चीज़ें आगे एग्जाम में आएंगे। मैंने इस सिलेबस में अपना जो मेरा जेनेरिक काम है वो एक ही स्लाइड है, ये वाला स्लाइड है बस। ये वाला स्लाइड है, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कॉपी किया ताकि आप लोगों को पता चले कि ये चीज़ एग्जाम में आएंगे। बाकी मैंने वेबसाइट पे जाके देख लिया, वेबसाइट पे भी यही चीज़ें लिखी थी एमओडी वालों का, सही है। अच्छा, आगे आप आ जाएं। यहाँ तक। इंग्लिश में अगर वो लोग पूछेंगे टॉपिक, स्पेलिंग्स में पूछेंगे। ग्रामर तो अभी तक पार्ट ऑफ स्पीच हमने किया, नाउन प्रोनाउन। वैसे आज हमने प्रीपोजिशंस को करना था। एनालॉजीज मैंने आप लोगों को टॉप पे बताया। सेंटेंस कंप्लीशन पे शायद वो पूछ ले, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब में इम्पेरेटिव फार्मूला, एडजेक्टिव में उसास काम फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रीडिंग कम्प्रहेंशन सीएसएस में भी है, पीएमएस में भी है, एमओडी एग्जाम में वैसे ये लास्ट टाइम भी था। तो इंग्लिश के हवाले से जनाब, अच्छा ये एनालॉजीज का जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने ऊपर भी देख लिया रीजनिंग में, तो वहाँ पे भी तकरीबन इंग्लिश के अल्फाज में आप लोगों से वो रिलेशन का या कंसेप्ट का पूछेंगे। शायद ये मैथमेटिक्स में भी पूछ ले। तो इन डोमेन्स में इंग्लिश में वो लोग अगर पूछेंगे, यू कैन से कि रीजनिंग पार्ट में, तो बस यही टॉपिक्स होंगे। क्योंकि ये गेट के सिलेबस में भी लिखा है, पास्ट में भी जो मैंने खुद एग्जाम दी है गेट के, तो यही था। ठीक है। उसके बाद जनाब आगे आप आ जाए। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है तो उसमें भी यही चीज़ें होती है, ठीक है। रीजनिंग या जंबल्स या पैरा जंबल्स, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग, लॉजिकल कनेक्टनेस या कनेक्टिविटी, कंक्लूजन, मतलब आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपसे कहेगा कि भाई इसका थीम निकाले या इसका क्रक्स निकाले। तो यही चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताता चलूँ, इंग्लिश के लिए इन पे आपका फोकस होना चाहिए। ये क्वेश्चन लाजमी देख ले, इफ टुडे इज मंडे या इफ टुडे इज फ्राइडे एंड सो ऑन। ये वाले क्वेश्चन लाजमी देख ले। कैंडल विक्स बाकी पेपर किस चीज़ से बना है, या मतलब लैपटॉप का स्क्रीन किस से बना है, सिलिकॉन से बना है, ग्लासेस किस चीज़ से बने हैं। इस तरह के क्वेश्चन। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि सोल्जर का काम है डिफेंस, तो भाई टीचर का काम किया है, डॉक्टर का काम किया है, नर्स का काम किया है, एस्ट्रोनॉट का काम किया है, बिजनेसमैन का काम किया है, इस तरह के वो। अच्छा, उसके भी 17 रूल्स है, वो भी मैं आप लोगों को कल समझा दूंगा। उन 17 डोमेन्स में ये वैसे इंग्लिश के चौथाई साहब के बुक में भी है, ठीक है। वो 17 रिलेशंस में पूछते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई फ्रीजर का काम किया है, लेट सपोज, अगर मतलब फ्रीजर का काम है, यू कैन से के कोल्डनेस, तो भाई फिर ओवन का काम किया है। इस तरह के सवालात पूछेंगे। लेट सपोज एयर कंडीशन का काम अगर कूलिंग है, तो फिर आप बताए भाई कि फिर आ, मतलब कोई भी एग्जांपल आप ले लें। तो इस तरह के वो क्वेश्चन पूछते हैं, कभी फंक्शन का, कभी नेचर ऑफ वर्क का, कभी रिलेशन का, कभी अपोजिट जेंडर का पूछते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर कहे कि लायन के बच्चे को, लेट सपोज, केप कहा जाता है, तो भाई गोट के बच्चे को क्या कहा जाता है। इस तरह के रिलेशन के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगेन इट्स अ वेरी डाइवर्स नॉलेज, बट आप लोगों ने देखना है कि भाई इस लफ्ज का क्या रिलेशन बनता है। अगेन इट्स अ डेमो क्लास, ठीक है। मैंने जस्ट आप लोगों को ब्रीफ देना है, इट्स नॉट अ प्रॉपर क्लास। एंड पे आप आए आ, जनाब। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं, या कल, चूंकि हमने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो कल आप पूछ सकते हैं। बाकी इस क्लास में यही मेरा स्लाइड था जो मैंने खुद तैयार किया हुआ है। बाकी चीज़ें जनाब
आप लोगों को समझाने के लिए पास्ट पेपर के बेस पे, या जो मेरे सीनियर है उनसे मैंने शाम को पूछ लिया कि भाई बताओ, मैंने शाम को ये डेमो क्लास लेना है। उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें उनको भी समझाओ। कुछ मुझे खुद भी अंदाज़ा था, चूंकि मैंने खुद इस जर्नी को 2 दफ़ा कवर अप किया हुआ है। तो बस यही है। मुझे लगता है कि पार्ट फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट ये मुश्किल होंगे। मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ लोग के लिए मुश्किल होंगे। बाकी करंट अफेयर, उर्दू एंड साइंस का जो पार्ट है, दीज इंशाल्लाह विल बी द इजीएस्ट वन। बाकी मेरे तो खुद मेडिकल है, इसी वजह से साइंस मेरे लिए बहुत आसान है। बाकी करंट अफेयर तो डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर को तो देखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे भी उम्मीद है अल्लाह से कि कोई मसला नहीं होगा। उर्दू का ग्रामर पार्ट मैंने कुछ नोट्स एमसीक्यूज कंपाइल किए हुए हैं, वो भी मैं कल परसों तक भेज दूंगा। तो आप लोगों का, अगर लॉजिकली हम देख लें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, 120 एमसीक्यूज बनेंगे। तो लेट सपोज अगर आपने एक 120 में से 100 एमसीक्यूज को भी ठीक किया, लेट सपोज इसका 40 से आउट ऑफ 80 आप लोगों ने इसमें से सिर्फ 40 एमसीक्यूज को ठीक किया। लास्ट टाइम पे भी 2022 में जो मेरिट बना था 140 के अबव बना था। 24 में जो मैंने खुद दोस्त से पूछ लिया था, उसने मुझे कहा था कि 150 160 के दरमियान बना था। तो आप लोग देख ले कि इतना तो इंशाल्लाह यू विल डू, मुझे अंदाज़ा है। अभी भी हमारे पास टाइम है। तो आप लोग मुझे भी तंग करें, क्लास के बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। आप लोग भी वहाँ पे कुछ पूछना चाहे, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड। ठीक है। हम भी इंसान है, कोई गलती हुई हो तो माई अपोलॉजीज। बट हमारे काम है सीखना और सिखाना। इंशाल्लाह उम्मीद है कि यू विल एक दिस एग्जाम। और एडीएसएफ का जो है वो एज इट इज सिलेबस है, उसमें मैथमेटिक्स है, बाकी पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, वो तमाम चीज़ें इंटैक्ट है, उसमें कोई रद्द बदल नहीं है। तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना। ये स्टडीज, ये मटेरियल, ये नॉलेज आप लोगों को अगले सीएसएस में हेल्प देगा, पीपीएससी में हेल्प देगा, केपीपीएमएस का अगले मंथ में एमपीटी होने वाला है। मैंने 22 में 73 स्कोर किया हुआ था पीएमएस में। एमपीटी जो था उसमें भी काफ़ी लोग फेल थे। 25 में अगर आप लोग कम्युनिटी में इन थे उस टाइम, तो वो भी मैंने अपना रिजल्ट कार्ड शेयर किया हुआ था। आई हैव 70। लास्ट टाइम पे भी 10,000 लोग फेल थे केपीपीएमएस के एमपीटी में। तो ये तैयारी, ये स्टडी इंशाल्लाह आप सब लोगों को अपने अपने सूबों के एग्जाम्स में, वन पेपर एग्जाम्स में हेल्प देगी। अभी मेरा खुद टीचिंग में जॉब लग गया है, ठीक है। तो मैंने तो एक दिन भी टीचिंग के लिए काम नहीं किया था, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बाकी 2-3 एग्जाम और भी क्वालिफाई किया हुआ है, उनका भी इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 months रिजल्ट्स आने हैं। तो बताने का मतलब है कि एक एग्जाम के लिए आप ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ आप फोकस हो जाए। वो स्टडी, वो तमाम चीज़ें, वो डेटा एक ना एक एग्जाम में आपको हेल्प देगा। तो सबसे पहले आपका फोकस एमओडी, उसके बाद आपका फोकस एडीएसएफ, उसके बाद फेडरल में जो जॉब्स है टीचिंग के, उस पर फोकस होना चाहिए। केपी के जो स्टूडेंट हैं उनको फिर केपीपीएमएस पे फोकस होना चाहिए, एमपीटी में। उसके बाद भी एग्जाम्स आने वाले हैं, एनसीसीआईए में, एफआईए में भी जॉब्स आने वाले हैं, क्योंकि उसमें भी दोस्त है, स्पेशली एनसीसीआईए में। तो मैं तो सबसे फीडबैक भी लेता हूँ, पूछता भी हूँ। एएनएफ में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो एएनएफ का भी 80% सिलेबस एडीएसएफ के साथ सेम है। जनाब उसके बाद अगर आप लोगों ने बाकी जो एग्जाम है, लेट सपोज एफआईए में या आईबी में, वो भी इंशाल्लाह आएंगे सून। तो मेरा स्कूल फेल होता, नाम तो नहीं लेना चाहता, बिल्कुल गांव के पास है। माशाल्लाह उसका आईबी में जॉब हो गया है। तो लास्ट टाइम वी मेट इन ईद, तो उसने कहा कि भाई बहुत चिल है एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। तो ये तमाम के तमाम एग्जाम ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। 70 to 80% सिलेबस भी सेम होता है। एफआईए में एफआईए एक्ट है, एएनएफ में एएनएफ का एक्ट है, एडीएसएफ में एडीएसएफ का एक्ट है। बाकी जीके, इस्लामियात, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अभी एमओडी वालों ने सरप्राइज दिया, तो हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, किसी का सवाल है प्लीज बताएं। चल मैं देखता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन है सर, अगर क्लियर ना हो इसके बाद फिर क्या होगा। अच्छा, मैं आपको विशाल बताता चलूँ।
मैं अपने से कभी भी मतलब कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगेन मैंने कहा ना कि पैटर्न चेंज। तो जब ये हो जाएगा, तो मुझे एक दोस्त ने कहा जो कि अनजॉब है MOD में, उसने कहा कि शायद फिर ईद के बाद मतलब अगला स्टेप होगा या अगला प्रोसेस होगा। लेकिन इसमें तो आप लोग सिर्फ नहीं है, एनालिस्ट का भी अपना एक स्टाइल है। जॉब नेचर अलग है, AD का अलग है, वेटिंग का अलग है। उसके अलावा आप लोगों ने खुद देख लिया, बाकी भी कैडर्स के जॉब है। तो एज अ होल मिनिस्ट्री पे तो काम होता है ना ज़्यादा, इसी वजह से टाइम लगेगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि APSC ने अभी जो फास्ट ट्रैक अप्लाई किया हुआ है कि 8 महीने में, मेरे ख्याल में उस अभी चूंकि स्टार्ट है ना, ये चीज़ तो उन्होंने 2026 से अप्लाई किया। ये नेगेटिव मार्किंग, बाकी डिस्क्रिप्टिव पार्ट का ख़त्म होना, बाकी चीज़ों में, तो मुझे लगता है कि 8 महीने तक ये आ गया है। बाकी इन पे तो 2-2 साल टाइम लगता था पहले, क्योंकि हम तो खुद भी 2020 से लगे हुए इन एग्जाम्स में। लेकिन फर्स्ट टाइम इन 2026 ये फास्ट ट्रैक सिस्टम है, नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, एक और बात याद रखे, जो कि फोर्सेस के जो एग्जाम्स है, जैसा कि ANF का, ASF का, MOD का, FIA का, NCCIA का, ये तमाम के तमाम फोर्सेस में आते हैं। पुलिस का ये SHO DPO इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं, इसमें आपका फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी। क्योंकि इसमें आपको पता है, मेरे ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने खुद एक दफ़ा ASI का एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम मर्दान में, अगर आप लोग जानते हो, वहाँ पे हमारा रनिंग था 1600 मीटर फासला, तकरीबन 7 मिनट में। वहाँ पे ग्राउंड था, उसके तकरीबन आपने चक्कर लगाना था, वहाँ पे लोग बैठे थे, एंड दे वर काउंट डाउन आपका टाइमिंग। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनको कहा कि चलो आप लोग अभी मेडिकल पे चले जाए, बाकी जिन्होंने फेल किया उनको कहा कि भाई आप लोग अपना बिस्तर गोल करें एंड चले जाए। तो ये 1600 मीटर मेरे ख्याल में 7 मिनट था उस टाइम। अभी आई डोंट नो कि 1800 मीटर है या अगेन 1600, लेकिन टाइमिंग का वही है, 7 मिनट 20 सेकंड इतना कुछ होता है। तो FIA में भी आपका रनिंग होगा। इसके अलावा जो ADSF है, ये भी आप लोगों ने यूनिफॉर्म पहनना है ना। तो जितने भी यूनिफॉर्म के जॉब्स होते हैं, अगेन फीमेल का अपना हिसाब है, मर्दों का अपना हिसाब है। इसमें वो चीज़ें भी आपकी देखी जाती है, हाइट एंड सो ऑन। लेकिन प्लीज़, ये बात की बातें हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारा आपका फोकस एक ही चीज़ है कि भाई 11 एंड 12 डेट को इस एग्ज़ाम को निकालना है, मेरिट में आना है। उसके बाद जो स्टेप होगा, आई प्रॉमिस यू कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ एक दफ़ा इनरोल किया हुआ है इन द सेम पैकेज, मुझे ये भी नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स ने कितने पैसे भेजे, वो भी मेरा बाकी जो अकाउंट है, कोऑर्डिनेटर इन चीज़ों का भी देखता है। बट आप लोगों के साथ कमिटमेंट है, जितना मुझसे हो सकता है भाई आपके लिए अवेलेबल है। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि मुझे खुद अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल इस्लामाबाद आना है। इस्लामाबाद के दो बेस्ट एकेडमीज ने मुझे अप्रोच किया हुआ है वन पेपर एग्जाम्स की तैयारी के लिए। अपना क्रेडिबिलिटी यही है कि अल्लाह ने जॉब दिया, मल्टीपल एग्जाम्स क्वालिफाई किए। हम अभी भी हम जर्नी में है, सीखते हैं और सिखाते हैं, हमसे भी मिस्टेक्स की गुंजाइश है। बट स्टिल आप लोगों के लिए यही मोटिवेशन है कि आप लोगों ने मायूस नहीं होना, आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों का भाई आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इंशाल्लाह हम तब तक साथ है कि जब तक आप लोगों का जॉब ना हो जाए, आप लोगों की अच्छी अच्छी डिपार्टमेंट में एलोकेशन ना हो जाए। लास्ट मिनट में यही बताऊंगा कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये अपने दिमाग पे ना बिठाए कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, बाकी वन पेपर में तो कुछ नहीं है। मैं अपने 10 दोस्तों को जानता हूँ। लास्ट वीक में आप लोग मेरे अकाउंट्स पे जाके देख सकते हैं, D12 में हमारा कुछ फंक्शन था, वहाँ पे KP के तमाम ऑफिसर्स आए थे प्लानिंग डिपार्टमेंट के। मैंने उनसे पूछा, दोस्त से ना सब, नोआ के, CSP एकेडमी के, मैंने कहा कि भाई व्हाट अबाउट CSS। उसने कहा कि भाई CSS में हो भी जाए तो नहीं जाना। मैंने कहा क्यों? कहते कि यार प्लानिंग में बहुत मजा आए। कस्टम में वन पेपर के दोस्त जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया कहते कि यार मजे में है, व्हाट वी विल डू इन CSS। तो भाई CSS में भी ये एकेडमीज ने एक स्टूडेंट्स के दिमाग में एक फिक्शन बनाया है
एक इमेजिनेशन बनाएं कि भाई फील्ड में जाओगे पता नहीं क्या कुछ होगा। आपको भी पता है लेकिन आप लोगों को टाइम लगेगा। डीएमजी, पुलिस, फॉरेन ऑफिस के अलावा आप पोस्टल में देख ले, रेलवे में देख ले, भाई किया है, ओएमजी में देख ले। आप उन कैंडिडेट से पूछ ले जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, 5-6 साल बाद जाके उनसे पूछ ले कि भाई पैसों का क्या हाल है, आपकी जिंदगी कौन सी पोजीशन पे है। या आप एकेडमीज के मतलब लाइटनिंग पे ना जाए, वहां पे जो उन लोगों ने माहौल बनाया होता है उन पे ना जाए, हकीकत पे आ जाए। वन पेपर पे आपको भी बहुत कुछ मिल सकता है। कस्टम में जाए, एफबीआर में जाए, इसके अलावा एमओडी में जाए, एफआईए में जाए, एनसीसीआईए में जाए, आईबी में जाए। ये इतने पावरफुल, इतने डिसेंट, इतने परफेक्ट जॉब है। मैं यकीन से कहता हूं कि ये सी एस एस वाले लोग आपके आगे पीछे होंगे। अगेन आई एम नॉट बोस्टिंग। जो लोग क्वालिफाई है, जो लोग ऑलरेडी फील्ड में है, जाके उनसे पूछते हैं। नो आप पे भी आप लोग टीचर से पूछ सकते हैं, बट उनकी मजबूरी होती है सीएसएस के कसीदे कलावे सुनाना, ताकि स्टूडेंट से पैसा कमाना होता है ना हकीकत में। लेकिन वन पेपर पे सही मानों में 6 महीने 1 साल फोकस दे, 17 स्केल 18 स्केल जॉब मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप लोगों का शौक है, बेशक अल्लाह करे कि आप लोग सीएसएस में भी क्वालिफाई हो। लेकिन सीएसएस में भी सिर्फ क्वालिफाई नहीं, उन ग्रुप्स में जाए जिसमें आप लोगों को वाकई लाइफ मिल सकती है, डीएमजी या पेस, पुलिस एंड सो ऑन, ठीक है। बाकी 9वें 10वें 11वें नंबर पे जाके व्हाट यू विल डू। तो प्लीज इन जॉब्स को सीरियस ले। ये दिमाग से निकाले कि भाई वन पेपर से किया होगा। एकेडमीज का नाम ले ही नहीं ना चाहता, लेकिन मुझे खुद, मैंने जो चूंकि टीचिंग में वहां पे टाइम स्पेंड किया हुआ है, कहते हैं कि भाई फिर लोग नहीं आते, बिजनेस किस तरह चलेगा अगर हम ये स्टूडेंट को वन पेपर के या कुछ और डिपार्टमेंट के प्रोज बताएंगे तो भाई उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज हर एग्जाम को सीरियस ले। एफआईए में अगर आप एडी लग गए, आप जाके देख ले वो जी9 के पास जो एफआईए का हेडक्वार्टर है, जाए उनकी लाइफ स्टाइल देख ले। एमओडी वालों का लाइफ स्टाइल देख ले 18 17 19 में। आप जनाब कस्टम वालों का लाइफ स्टाइल देख ले। आप लोगों के पास अगर टाइम है, इस्लामाबाद में मेरे जितने भी दोस्त आते हैं, हम जी10 में F10 में आए दिन बैठे होते हैं, सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए। मैं ऑनेस्टी के साथ, फॉर मी जेंडर डजेंट मैटर, मैं आप लोगों को मिलवा दूंगा कि भाई जाओ उनका लाइफ स्टाइल देख लो। तो अगेन हमने मुल्क के लिए सर्व करना है, बट आप लोगों ने खुद को भी मास्लो थियरी तो आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अपने आप को भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हद तक आना है, खुद भी अपने लिए कुछ करना है। तो वन पेपर क्वालिफाई हो, उसके बाद सीएसएस भी ठीक है, पीएमएस भी ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बट मुझे कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार आपने अपने प्लेटफॉर्म से किया मजाक बनाए हैं, आए दिन आप एमसीक्यूज शेयर करते हो। तो मैं वही कहता हूँ कि भाई तमाम एग्जाम्स को क्वालिफाई करो, एंड पे आपको जो अच्छा लगे उसमें जाओ एंड अपना लाइफ स्पेंड करो। सो इट्स फ्रॉम माय साइड। मैंने अपनी कोशिश की कि आप लोगों को समझा सकूं। बाकी अ, अच्छा, मैं यहाँ पे ईटा पे अभी जो रिसेंट टाइम में टेस्ट हुए थे ना, तो यहाँ पे मेरा जॉब लग गया था असल में 3 कैडर पे। यहाँ पे एक फिजिकल एजुकेशन पे लग गया था, बाकी एक ग्रेड 15 पे लग गया था। लेकिन मैंने खुद अभी यही चूज़ किया हुआ है कि अगला वो कौन सा है, केपी में अगला पीएमएस है। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मुझे सुकून मिले, बाकी ऑनेस्टली तनख्वाह मिले। क्योंकि अगले एग्जाम तक अभी केपीपीएमएस का भी रिजल्ट आना है शायद 2 मंथ्स में। तो मेन कोशिश यही है कि अपनी तैयारी तक के लिए टाइम मिले। बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको यही फ़ायदा मिलता है कि अपनी स्टडीज़ के लिए आपको फ़ायदा मिलता है, आप भी हफ्ते में 3 दिन ऑफ होता है। आगे गर्मियों की छुट्टी आने वाली है, ठीक है। तो इसका एक ही फ़ायदा है। बाकी एमओडी में भी आपको बताऊँ, अच्छी बात यह है कि आप 17 एंड अबव स्केल में जाए। बाकी सब इंस्पेक्टर पे मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने जॉब भी क्विट किया, ये भी एक हकीकत है, क्योंकि टफ लाइफ है। तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि भाई जॉब वही है जिसमें आपको तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिले। पीएमएस में लास्ट टाइम 681 स्कोर था। आई लेफ्ट इन इंग्लिश ऐसे। बाकी सीएसएस का भी यही हाल है कि 2 दफ़ा ऐसे आया, बाकी तमाम पेपर क्वालिफाई थे। अगेन एमओडी में सब कुछ क्लियर किया, अभी तक वो चीज़ें लिम्बू में है। तो बताने का मतलब है कि
you have to do your work with honesty and with due diligence, ठीक है। एंड पे आपको पता है कि इस दफ़ा मेरे साथ जो टीचिंग पे लोग हुए हैं ना केपी में, मैं आपको बताते चलूँ कि ये सीएसएस की एकेडमीज में जब हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको लगता है कि भाई मैं एकेडमी में आ गया, कल को मैं एसी बनूंगा। मेरे साथ पीएचडी के लेवल के लोग अभी स्कूल में जॉब पे हैं। आपको पता है क्यों? इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी कंपटीशन है कि आपका सोच है। मैं तो अभी इस दफ़ा मेरे साथ जो लोग हुए हैं वो भी नोआ के सीएसपी एकेडमी के ही दो दो तीन तीन अटेम्प्ट के बाद स्टूडेंट हैं। ऐसे भी स्टूडेंट हैं मेरे साथ जिनका इसमें भी नहीं हुआ। बहुत टफ कंपटीशन है। जॉब आजकल वैसे भी मुश्किल है, मेरिट में आना उनसे ज़्यादा मुश्किल है। बाकी आपको पता है कि मुल्क में बाकी भी ट्रांसपेरेंसी इनके भी मसाइल है। जॉब कोई भी हो, आपका एज सिक्योर होना चाहिए। एंड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, हमेशा बेटर से बेस्ट की तरफ जाना चाहिए। मेरे भी अभी अटेम्प्ट्स बाकी है। इस अटेम्प्ट से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। लास्ट टाइम मेरे दोस्त थे 625 पे, 650 पे, उन लोगों का एलोकेशन हुआ है, अभी वो ग्रेड रूटीन में है। आई हैव 681, बट व्हाट आई विल डू। नहीं हुआ तो अभी भी हमने एग्जाम दिया, आगे भी देंगे, बट स्टिल आई हैव जॉब। नाउ आई एम अर्निंग थ्रू माई प्लेटफॉर्म डाउन टाइम्स। I have some other activities too, but the thing is के the main thing is our concern is to qualify all these exam। बाकी एडीएसएफ का भी आपको पता है फाइनल इंटरव्यू होना है। इसके अलावा इंटेलिजेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफिसर केपी में एक सीट था, वो भी मेरा क्वालिफाई है। एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट पे डॉक्यूमेंट चली गई है। यूथ ऑफिसर का एक जॉब है, उसमें भी सब कुछ क्वालिफाई है। अभी फाइनल का इंतज़ार है। बताने का मतलब है कि बस जो हो गया है उस पे शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हमेशा से बेटर से बेस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, आगे किसी का सवाल है? भाई बस हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे दिल से दुआ है कि जितना हमने सफ़र किया हुआ है, इस प्लेटफॉर्म का बुनियादी मकसद है कि आप लोगों को फायदा पहुंचे, आप लोग क्वालिफाई हो, आप लोग कामयाब हो, ठीक है। मेरा ऑनेस्टली बताते चलूँ कि मेरा अभी ग्रेड 17 के तकरीबन 3 4 एग्जाम का फाइनल फाइनल इंटरव्यू पेंडिंग में है, शायद इस मंथ में, अगले मंथ में, उससे अगले मंथ में। बट स्टिल आई एम डूइंग माई जॉब, आई एम टीचिंग, आई एम अर्निंग, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। तो आपके लिए भी यही सजेशन है कि अपने आप को स्नेल ना बनाएं, अपने आप को लोटस ईटर ना बनाएं, लेजी पर्सन ना बनाएं। कभी भी ये अपने दिमाग में ये ना बिठाएं कि भाई मैंने तो सेलेक्ट हो के एसी बनना है। आपको पता नहीं है कि आप मार्केट में आओ, प्राइवेट जॉब भी आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है। आप जाओ किसी कॉलेज पे, किसी यूनिवर्सिटी में, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये एकेडमीज वालों ने स्टूडेंट्स की आदतें ख़राब की है कि उनको हकीकत बताते नहीं, उनको यही बताते हैं कि आप एसी बनेंगे। पूरा पाकिस्तान तो ऐसे नहीं बन सकता, 2% लोग क्वालिफाई होंगे। 210 220 बंदों में से 10 to 15 लोग एसी बनते हैं। लेकिन एकेडमीज में आपको यही बताया जाता है कि भाई नहीं, आप सब लोग एसी साहब है। तो अल्लाह करे कि हम सब बने, लेकिन ना बने तो फिर क्या होगा। बाकी मैं हमेशा से कहता हूँ कि जितने भी आपको बिगर प्लेटफॉर्म मिलते हैं पाकिस्तान में, नोआ को ले ले, जेडब्ल्यूटी को देख ले, उनका कोई भी जो सीईओ है या कोई भी मतलब ओनर है, किसी का भी सीएसएस क्वालिफाई नहीं है, आप लोग जाके देख ले। तो मैं वही बात कहता हूँ कि हर धंधा ठीक है, आपका परफेक्शन होना चाहिए, आप उसमें बेस्ट होने चाहिए, आपका कोशिश, आपका रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो मैं बस आपको एंड पे यही कहूँगा कि कल से हम इंशाल्लाह अपने क्लासेस वापस लेंगे, इसी पैशन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ, ठीक है, इसी कमिटमेंट के साथ। और इंशाल्लाह जो लोग ग्रुप में है, आप मैक्सिमम क्वेश्चन पूछिए, मैक्सिमम डेटा मुझसे मांगे। इस सिलेबस के हिसाब से आप लोग मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। मेरा काम है, ये जो अगला वीक है, इंशाल्लाह आई विल बी इन इस्लामाबाद। आप लोग नोआ पे आ सकते हैं, आप लोग हाउस ऑफ कॉमन पे आ सकते हैं। सो मोस्ट वेलकम, ठीक है, थैंक यू। बाकी आई एम सो सॉरी अगर मैंने आप लोगों का टाइम ज़ाया किया हो, क्योंकि मैं बहुत कम अपनी पर्सनल बातें बताता हूँ कि मैंने ये किया वो किया, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। बट
जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे लिए एज इट इज लाइक माई फैमिली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन। इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग फ्रॉम माई साइड, सो माई अपॉलॉजीज। थैंक यू।